सेकंड टर्म आपका जो 2021-22 का है वो आ चुका है, और इसमें क्लास 12 की जो आपका एग्ज़ाम पोल साइंस का था वो इसका समय जो लगभग 2 घंटे का रहा, और आपका जो मार्किंग स्कीम है वो 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। इसमें सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं इसके अनुसार ए, बी और सी 3 खंडों में आपका एग्जामिनेशन जो है वो लिया गया, जिसमें एक खंड में 8 प्रश्न हैं जो कि 2 अंक में आपके आए, और अधिकतम जो संख्या है उनकी 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसमें खंड बी जो आपका है मतलब सेकंड, उसमें 3 प्रश्न हैं और जिसमें 4 अंक के प्रश्न आपके हैं, मतलब लगभग 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं, और इसमें आपको 100 वर्ड्स के अंदर आप लिख सकते हैं आंसर को। जो तीसरा खंड है वो 6 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस का है, जिसमें आपके 2 प्रश्न रहने वाले हैं, और अधिकतम आप जो शब्द लिख सकते हैं उसमें 170 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न रहेगा इसमें खंड ए में कि सत्ता के नए केंद्र किन्हीं 4 संगठनों के नाम बताइए। देखिए, सत्ता के जो नए केंद्र इसमें भारत का, इजराइल का, रशिया का और जापान का नाम आप ले सकते हैं। 2 मार्क्स में आपको काफ़ी इनफ रहेगा इतना। दूसरा देखिए, इसके ही अथवा में दिया ये क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के गठन के कोई 4 कारण लिखिए। देखिए, यूरोपीय संघ जो जिसका गठन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि आर्थिक विकास करना यूरोपीय देशों का, और साथ में उन पे जो एक राजनीतिक रूप से उनको मजबूत करना था, और यही उसके मुख्य उद्देश्यों में रहा था कि आर्थिक रूप से इसको मजबूत करना और राजनीतिक मामलों में एक दूसरे का साथ देना, और अपने क्षेत्रीय विकास करना, ये यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा होगा। देखिए, इससे भी ज़्यादा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी। देखिए, आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं उनके आर्थिक विकास के लिए। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उनके आर्थिक विकास के लिए, और आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, WSF क्या है। तो देखिए, तो आपको याद रखना है कि WSF क्या है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम है, और इसके अंतर्गत महिला, मजदूर, पर्यावरणवादी और प्रवासी मजदूर इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गठबंधन सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। क्या करती हैं, मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी पार्टियों का योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को वर्णन कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण के जो आर्थिक प्रभाव थे वो बड़े स्तर पर हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, बहुराष्ट्र कंपनियों का प्रभाव जम गया, मतलब बहुराष्ट्र कंपनियां बहुत आगे बढ़ गई, और इसके वैश्वीकरण के एक प्रभाव में क्या हुआ, मुद्रा का जो है बेरोक टोक, जो मुद्रा है, जो पैसा है, वो बेरोक टोक तरीके से एक प्रकार से बाजार में चला, जिससे विकसित देशों को तो लाभ हुआ, लेकिन इसी के साथ विकसित देशों ने क्या किया, वीजा नीति अपना ली, और वीजा नीति के अपनाने से क्या हुआ, विकासशील देशों के जो श्रमिक हैं वो विकसित देशों में नहीं जा सके, और इस कारणवश विकासशील देशों को इसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष भी है, जिससे रोजगार बढ़ा, विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि हुई, तो ये इसके सकारात्मक पक्ष भी आपका 6 साफ्ता क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों को देखिए, पहली बात तो इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2006 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था 2007 तक सीमा शुल्क को घटाना था, 20% अपने क्षेत्र में सीमा शुल्क को घटाना था, और व्यापारिक जो एक प्रकार से सहयोग है उसको बढ़ावा देने की बात ये करता है, और आर्थिक विकास की बात भी करता है, क्षेत्रीय विकास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल से क्या अभिप्राय है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका है 25 जून 1975 में लगाया गया था, और ये राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये था कि भारत में ये लगभग 352 जो आपका अनुच्छेद है उसके अंतर्गत भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था, और इस आपातकाल के अंतर्गत किसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, नॉर्मल गतिविधियां जो होती हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। केवल औद्योगिक गतिविधियां जो नेसेसरी चीज़ों के लिए होती हैं, केवल वही चल रहे, तो देश पूरी तरीके से बंद था। जिस प्रकार से वर्तमान में लॉकडाउन जैसी जो व्यवस्थाएं थी वो इसी का उदाहरण थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा खराब था, आपातकाल थोड़ा और ज़्यादा खराब था। भारत में 18 महीने का राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, तो मैंने आपको बताया लगभग 1975 में लगा था, और जो अनुच्छेद है वो 352 रहेगा, तो 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है। देखिए, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे। उसी समय भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, और नई आर्थिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो LPG को अपनाना था। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यही नई आर्थिक नीति थी। ठीक है, आप लिख दीजिए, इसका नाम आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा इसका, अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो 9th है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आसियान की क्या प्रासंगिकता है। देखिए,
आसियान एक ऐसा संगठन है, आप कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं कि आसियान एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका हो गया या यूरोपीय संघ हो गया या जापान हो गया, इनके मुकाबले इसकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, लेकिन जो इसके विकास करने की गति है बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत तेज़ है। तो ये इसकी पहली प्रासंगिकता है, उपयोगिता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि आसियान जो है वो आपका निवेश, श्रम और सेवा सेक्टर में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दे रहा है, और अमेरिका और चाइना ने इसकी सराहना की है, इसके साथ बातचीत करने की पहल की है। इसी के साथ आसियान ने साझा बाजार और साझा उत्पादन का आधार तैयार करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, और ये भी उसका एक प्रकार से उसकी प्रासंगिकता है, उसकी उपयोगिता है। 1991 में क्या हुआ, 1991 में भारत ने आसियान के साथ पूर्व चलो की नीति, जो भारत ने अपनाई पूर्व चलो की नीति, वो आसियान की कहीं ना कहीं महत्वपूर्णता को दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत के लिए भी आसियान महत्वपूर्ण बना। 2004 में भारत ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई। जैसे 1991 में पूर्व चलो की नीति थी, उसका मतलब लुक ईस्ट था, वैसे ही 2004 में भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई, मतलब काम करना है उनके साथ। अब उसके साथ ही भारत ने क्या किया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और मलेशिया हो गया, इन तीनों के साथ मुक्त व्यापार संधि भी की है। तो इस प्रकार से आसियान की जो उपयोगिता है या प्रासंगिकता है वो लगातार बढ़ी है। इसमें एक चीज़ और देखिए, आसियान एक ऐसा देश है जो एशिया के देशों को और विश्व की महाशक्तियों को राजनीतिक व सैन्य मामलों पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये भी इसका आंसर रहेगा। तो आई थिंक 9th क्वेश्चन आपका जो रहा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकात्मक मानवतावाद क्या है। देखिए, एकात्मक जो मानवतावाद है इसकी विचारधारा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी है। किसने दी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस बात को रखा है, इसका प्रतिपादन किया है। और इस एकात्मक मानवतावाद में क्या कहा गया है, इसके मुख्य 3 सिद्धांत हैं। इसका पहला सिद्धांत रहेगा समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। एक प्रकार से एकात्मक मानवतावाद है, ये प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित उपभोग का समर्थन करता है, जिससे इन संसाधनों के पुनर्वितरण हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन है वो एक प्रकार से सभी तक मिलने चाहिए, सभी को दिए जाने चाहिए। यह न केवल राजनीतिक अपितु आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। मतलब एकात्मक मानवतावाद क्या करता है, राजनीति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है ना, उसको भी, स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। कौन? एकात्मक मानवतावाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आपका मैप आ चुका है जिसमें हम लोग मैप को डिस्कस कर लेंगे अब। ठीक है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहली बात समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या रहे, तो और उसके अनुसार आंसर हम देख सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो रहेगा, जो आपका ए है वो बांग्लादेश, जैसे कि लोकेशन के अनुसार ए बांग्लादेश, बी नेपाल और सी आपका पाकिस्तान और डी आपका जो है वो अफगानिस्तान है। लेकिन क्वेश्चन को पहले तो देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो मैप है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वह देश जहां सार्क का मुख्यालय है, तो सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका बी। आंसर क्या रहेगा? बी। तो आप आंसर बी का जो है आपका वो नेपाल है, मतलब ये जो क्षेत्र है वो नेपाल है। तो पहले का आंसर रहेगा नेपाल। दूसरा देखिए, वह देश जहां 13वां सार्क का सम्मेलन हुआ, तो आपका सार्क का 13वां जो सम्मेलन हुआ था वह बांग्लादेश में हुआ था। तो आंसर आपका ये आ जाएगा, सेकंड का आ जाएगा ए। सेकंड का आंसर क्या रहेगा? ए। मतलब पहले का रहा आपका बी और सेकंड का ए। थर्ड देखिए, 2005 में किस देश ने सार्क में शामिल किया गया, किस देश को? तो इसका आंसर रहेगा डी। इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। क्या रहेगा? डी मतलब अफगानिस्तान। और लास्ट में देखिए, 2016 में भारत ने जिस देश के सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया, तो उसका आंसर रहेगा पाकिस्तान, जो कि है सी। तो ये इस प्रकार से मैप में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही रहेगा, मतलब। ठीक है, अगला देखिए अगला जो इसमें प्रश्न रहेगा कि 11वां का जो आपका प्रश्न है वो है कांग्रेस की प्रकृति एवं सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन की एक प्रकार से जो व्याख्या है वो हमें करनी है। तो इसमें आपको ये बताने का प्रयास करना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो कांग्रेस की प्रकृति है वो सामाजिक और विचारधारात्मक एक प्रकार से गठबंधन था। उसमें समाजात्मक का मतलब है समाज का प्रत्येक वर्ग था, गरीब से लेकर अमीर, जिसमें गरीब हो गया, अमीर हो गया, महिला हो गई, मजदूर हो गया, किसान हो गया। ठीक है, इसमें उद्योगपति हो गए बड़े बड़े इत्यादि शामिल था, मतलब समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था। उसी प्रकार से जो विचारधारात्मक है इसमें नरम दल, गरम दल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, ठीक है, समाजवादी, पूंजीवादी प्रकार से, दक्षिणपंथी, वामपंथी इत्यादि समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था। तो आपको जो आंसर देना है इसी प्रकार से देना कि समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था, जिसमें एग्जाम्पल मैंने दिया, अमीर, गरीब, महिला, मजदूर, ठीक है, उद्योगपति, किसान इत्यादि।
वैसे ही विचारधारा में आपको विभिन्न विचारधाराओं को बताना है कि समाजात्मक, विचारात्मक, जो एक प्रकार से सामाजिक जो विचारधाराएं हैं, मतलब समाजवाद, पूंजीवाद, रेडिकल, कंजर्वेटिव, नरमपंथी, गर्मपंथी, ठीक है, दक्षिणपंथी, वो जो भी आप बहुत सारी विचारधाराएं जो हैं सभी को मतलब समेट के कांग्रेस पार्टी चला करती थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि आसियान के दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए जो सार्क है वो बहुत बड़े स्तर पे एक भूमिका निभाता है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी और वर्तमान में जो सार्क है उसका मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। अब देखिए सार्क जो है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और यह जो ये जो एक प्रकार से संस्था है या कह लीजिए एक मंच है, इसमें 2005 में अफगानिस्तान एक देश है जो शामिल किया गया था और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो सार्क के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधित इन क्षेत्र में, मतलब अपने क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये इसकी प्रकार से जो उपलब्धि कह लीजिए या भूमिका है। अब इसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं ये हैं कि सार्क के जो देश हैं मतलब उनके बीच में आपसी संघर्ष है, आपसी मतभेद है। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान में है उसी प्रकार से नेपाल भूटान में भी कुछ संबंध खराब हैं। उसके बाद जो आपसी देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, इनमें आपस में भी संघर्ष चलते रहते हैं। तो ये इनकी सीमाएं हैं कि आपस में लिमिटेशंस के साथ ये विकास मतलब कर रहे हैं, एक संस्था की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपसी जो इनके मतभेद है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो मालदीव है उसके बारे में हम क्या जानते हैं और मालदीव के विषय में जो मालदीव और भारत संबंध कैसे हैं। देखिए मालदीव और जो भारत है उनके संबंधों को हम चर्चा जब करेंगे तो मालदीव देखिए 1968 से पहले एक सल्तनत हुआ करता था। जो देश था मालदीव वो सल्तनत हुआ करता था, ठीक है। और मालदीव में एक प्रकार से अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसको अपनाया गया 1968 में ही। और 2005 जून 2005 में क्या हुआ, मालदीव की संसद ने बहुदलीय जो प्रणाली है ना उसको अपना लिया। और मालदीव में एक पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस देश की राजनीतिक मामलों में इसका प्रभुत्व रहा है, मतलब इस प्रकार से इसका कब्जा रहा है। अब देखिए संबंध की बात करता हूँ तो मालदीव के साथ जो भारत के संबंध है वो सौहार्दपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है और गर्मजोशी के साथ भरे हुए हैं। 1988 में मालदीव में भाड़े के जो सैनिक भेजे गए थे एक प्रकार से षड्यंत्र के तौर पर, उसको नाकाम करने में भारत ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी थी और मालदीव को बचाया था। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास के लिए, पर्यटन के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए सहायता भी दी है। और भारत मालदीव के बीच में नवंबर 2020 में 4 समझौता ज्ञापन भी हुआ है जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं और 4 क्षेत्रों में जो विकास करने की बात की गई है। इस प्रकार से भारत जो मालदीव संबंध है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये सकारात्मक पक्ष रहे, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 13वां क्वेश्चन जो आपका है इसमें देखिए गठबंधन सरकारों के उदय के किन्हीं 3 कारणों को आपको बताना था कि गठबंधन सरकार जो है उनके उदय के क्या कारण रहे, गठबंधन सरकार मतलब क्यों बनी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इनके प्रमुख 3 कारण रहेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति दलों का कमज़ोर होना। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मतलब है जो कांग्रेस पार्टी है, बड़े स्तर पे जो पार्टी थी, बहुत मजबूत पार्टी थी, वो कमज़ोर हो गई। और ये पार्टियां जब कमज़ोर हो जाती हैं तो क्षेत्र पार्टियां जो है ना उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वही रहेगा कि क्षेत्र पार्टियों का प्रादुर्भाव और सरकारों के निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ी। मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां थी आगे चल के आगे बहुत ज़्यादा मतलब अपने राज्यों में उन्होंने सीटें जीती। जिस प्रकार से वर्तमान में आप समाजवादी पार्टी का नाम सुनते होंगे जो यूपी में है, आरजेडी का नाम आप बिहार में सुनते होंगे, डीएमके का नाम आप तमिलनाडु में सुनते होंगे। ये पार्टियां अपने राज्य में बहुत अच्छे तरीके से पकड़ इन्होंने बना रखी है। तो अब क्या है कि इनके प्रादुर्भाव से मतलब इनके विकास से गठबंधन सरकारें बननी शुरू हो गई है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है गठबंधन सरकारों का बनने का वो रहेगा जाति संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। जाति संप्रदाय का मतलब है कि एक जाति वर्ग विशेष को लेकर जो कुछ लोग हैं उन्होंने राजनीति को शुरू किया और आज वर्तमान में उसके नाम पर वो वोट लेते हैं। जिस प्रकार से देखिए मायावती जो मतलब एक बीएसपी जो आपकी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, ये एक प्रकार से एक जातिगत आधारित एक पार्टी है जो कुछ खास वर्गों की प्रतिनिधित्व करती है। समाजवादी पार्टी जो है वो भी कुछ खास वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है। आरजेडी भी कुछ खास वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो पार्टियां हैं जो जाति संप्रदाय के नाम पर आगे बढ़ी हैं, इन कारणों से क्या हो रहा है कि देश में एक स्थिर सरकार नहीं बन पा रही है और गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न रहे। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।